कहता है एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से, मतलब उतनी दूरी जब धारा की दिशा में करती है तो 2 घंटा अधिक लेती है विपरीत तय करने में। यदि नदी की धारा की चाल 2 है तो धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान बोट की चाल क्या होगी? विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है। हालांकि कभी कभी ये भी पूछा है कि शांत जल में बोट की चाल, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम बोट की चाल निकाल लेते हैं। बोट मतलब नाव की चाल, नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। हम सभी जानते हैं कि जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा जुटेगा, विपरीत दिशा में घटेगा। समय बराबर क्या होता है, क्योंकि समय का तो अंतरदेल है 2 घंटा अधिक समय बराबर दूरी बटा चाल। शुरू में आप 24 किलोमीटर गए हैं, धारा के विपरीत दिशा में, देखिए धारा के विपरीत दिशा में निश्चित समय में 24 किलोमीटर तय किए, तो कितना समय में किए पता नहीं है। तो धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर गए तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 24 हो गया और चाल विपरीत दिशा में घटेगा। x है नाव की चाल और 2 है धारा की चाल, तो x -2। तो ये जो समय निकला ये विपरीत दिशा में, लेकिन बोल रहा है कि विपरीत दिशा में जो समय लिया जा रहा है वो धारा की दिशा में सामान्य दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उससे 2 घंटा अधिक है। मतलब अब दिशा में चलते हैं 24 किलोमीटर, यही 24 किलोमीटर जब दिशा में हम जाएंगे, फिर से आइए यहां पे मैं लिखता हूं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो विपरीत कितना समय आ रहा है, विपरीत, तब विपरीत 24 किलोमीटर गया है कितना की चाल से, तो बोले सब विपरीत दिशा में जा रहा है, तो धारा की चाल तो 2 पता है, नाव की चाल हम x माने तो x -2। अब उसी समान दूरी को, समान दूरी दिशा में जाएगा 24 किलोमीटर, लेकिन चाल हो जाएगा x + 2। तो जब धारा के विपरीत दिशा में जो गया है वो दिशा में जाने के समय से 2 घंटा अधिक है, मतलब विपरीत वाला समय में यदि दिशा वाला समय घटाएंगे तो बराबर 2 घंटा आएगा। यही इसका फंडा है। एक तरीका से आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में बैठ गया। क्या चलो ये द्विघात समीकरण में बैठ गया। आप सोचो मेरे बहादुरों, सोचो, इसको हल मत करो, हल करो तो द्विघात समीकरण में सोचो कि x का मान क्या होगा, ऑप्शन से नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा। तो पहले आप नाव का चाल ज्ञात करो, x का मान सोचो कि x बराबर क्या होगा। तो बोलिए सर अंतर 2 घंटा ना लाना है, हमें तो लग रहा है कि x का मान 10 रख देंगे तो 10 में से 2 घट गया 8, 8 या 24, इधर 3 हो जाएगा। कितना घंटा अधिक है जी, 1 घंटा अधिक है जी। क्या यार, आप लोगों को भी बोलना चाहिए ना, 1 घंटा अधिक है। कितना, 1 घंटा अधिक, मतलब विपरीत दिशा वाला समय में जब दिशा वाला समय घटाएंगे तो 1 घंटा अधिक। कोई बोला है बच्चा? कोई नहीं बोला है। 1 घंटा अधिक। हाँ देखो मनोरंजन कुमार बोल रहा है कि सर क्वेश्चन अच्छा से देखिए, 1 घंटा अधिक कह रहा है। शाबाश मेरे बहादुर, 1 घंटा अधिक। तो हाँ x बराबर हमें लगता है 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 यदि लिखेंगे 10 में से 2 गया 8, 8 या 24, 10 2 12, 12 दूनी 24, 3 में से 2 घट गया तो 1 घंटा बच गया। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए x बराबर 10। यदि पूछा होता कि शांत जल में मोटर बोट की चाल तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछा होता शांत जल में मोटर बोट की चाल, अर्थात शांत जल में, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना होता। लेकिन पूछ रहा विपरीत चाल, मतलब धारा के विपरीत चाल क्या होगा, तो विपरीत हो जाएगा x -2 यानी 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे आंसर 8 होगा, यहां पे आंसर 10 मत मारो, यहां पे आंसर 8 होगा। यदि शांत जल में मोटर बोट पूछता तो 10 होता। घुमा दिया, घुमा दिया। मनोरंजन कुमार कहता है मेरा कमेंट आप नहीं देखते, नहीं तो हम लाखों टके की बात कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा, लाख टके की बात कमेंट करता है, जो भी गलती हो रहा है ध्यान देते रहता है। चलो बहादुर, बहुत बढ़िया बात है, हम जरूर देखेंगे जी। 22 आ जाओ।
यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 1900 रुपया है, निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्रमशः 8, 10, 20 है, तो मेज की उत्पादन लागत क्या होगा? मतलब सोच रहे हैं खुदरा मूल्य मतलब अंतिम मूल्य 900 रुपया, तो बोला जिस समय उत्पादन किया था उस समय मूल्य क्या होगा? तो मान लिया जाए कि उत्पादन मूल्य उसका P होगा। उत्पादन मूल्य मान लिया जाए P है। अब उत्पादन किया तो निर्माता पहले 8% लाभ कमा रहा है, तो 108/100। फिर जो बीच वाला थोक विक्रेता है 10% लाभ कमा रहा है, तो वस्तु का कीमत हो गया 110/100। फिर खुदरा विक्रेता 120/100, अब जाके उसका खुदरा मूल्य हो गया 900। बोल रहा निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो लगभग में भी आएगा ना काट छाट के, तो वो आंसर कर देना है। क्या आप कैलकुलेशन कर लोगे? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप सिर्फ आज नहीं बना रहे हो, पिछले शिफ्ट में भी आया था। कर लोगे कैलकुलेशन? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना मेरे बहादुरों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी तो मैं इसका PDF डाल ही देता हूं, और थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। किसी वस्तु को 12,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अच्छा, सिर्फ इतना पढ़े तो एगो ट्रिक आपको याद आया? प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्पेशल टाइप पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको एक स्पेशल टाइप पढ़ाया है कि जब दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से लाभ अथवा हानि बराबर हो। क्या बोल रहा है कि 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में बेचने से हानि के बराबर है। मतलब एक विक्रय मूल्य ये हो गया, एक विक्रय मूल्य ये हो गया। जब लाभ अथवा हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य होता है x + y/2। जब लाभ अथवा हानि बराबर हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब लाभ तथा हानि बराबर हो, मतलब एक ही वस्तु को दो मूल्यों पर बेचे हैं और एक पर लाभ एक पर हानि हुआ और बराबर हो, तो सीधे क्रय मूल्य होता है x + y/2। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों x + y/2, यानी कितना? 12,000 और 10,000, 22,000, 400 और 600, 23,000। 23,000/2 मतलब 11,500। 11,500 आपका क्रय मूल्य निकला। अब विक्रय मूल्य इधर कितना है? तो विक्रय मूल्य है 14,950। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे शक्तिशाली मैंने नोट्स लिखाया है क्या, कि कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले मेरे शेर बहादुरों हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो प्राप्त करेंगे, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहीं से ढूंढ लेंगे। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य। अब मुझे उम्मीद है आप लाभ प्रतिशत निकाल लोगे। कितना लाभ हो रहा है तो घटा लो। 0 में से 0 घट गया 0, 5 में से 0 घट गया 5, 9 में से 5 घट गया 4, और 14 में से 11 घट गया 3। 3450 ऊपर, 11,500 नीचे, परसेंट निकालना है। 5%। मेरे ख्याल से आप सभी के माइंड में आंसर आ भी गया होगा। देखो तो कितना आया, लगता है नीचे वाला से इससे 3 बार में तो ऐसे कट ही रहा है क्या, और 1 शून्य से 1 शून्य और कट जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे तो 30% ही होना चाहिए। क्या आप सभी बच्चों का 30% आ गया? आ गया, सारे बच्चे 30% ले आए हैं। चलिए दहाड़ते चलिए, चलते हैं आगे मेरे बहादुर। इसका जवाब दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक 420 और 6 है। इन संख्याओं का योग 102 है, तो दोनों का अंतर क्या होगा? अभी तक आप देख रहे थे कि एक संख्या दिया हुआ रहता है, दूसरी संख्या पूछ रहा था। यहाँ योग 102 है, अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग उसी फंडा को अपनाएंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना SCF। ये LCM SCF का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आधार पर हर एग्जाम के लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी LCM SCF दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी पूछेगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ढंग से दिया है। लेकिन इसी आधार पर हम लोग बना लेंगे, एक्स वाई मानने का प्रयास नहीं करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM। LCM कितना है? LCM है 420। SCF कितना है? 6। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा कि 6 SCF है, ये तो रहेगा ही, प्लस LCM SCF में एक बहुत बारीकी खासियत है कि HCF कॉमन फैक्टर होता है और उससे सभी कटता है, उससे योगफल भी कटेगा, अंतर भी कटेगा, और साथ ही साथ मेरे शेर बहादुरों उसका LCM भी कटेगा। तो बोले सर एक तो ऑप्शन भी बना सकते थे कि SCF इसका 6 है, लेकिन 6 से 42 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, भले ही नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं होगा।
क्योंकि 6 से उसका योगफल अंतर भी कटना चाहिए। यदि एक क्या ऑप्शन 6 से कटता तो वही उसका आंसर हो जाता। समझ रहे हैं, क्योंकि उसके मासा से उसका योगफल अंतर सभी कटेगा। तो सबसे पहली बात तो ये मासा 6 है, ये तो रहेगा ही। उसके अलावा ये भी 6 से कटेगा, तो इसको हम 6 गुना 70 नहीं लिख सकते। अब चूंकि हम सभी जान रहे हैं कि मासा 6 है, इधर भी 6 इधर भी 6। अब इस 70 को ऐसा तोड़िए ना कि सहभाज्य फैक्टर में टूटे और उसको गुना करके एक संख्या, जैसे एक मासा क्या है 6 है, तो 1 6 तो ये है, 1 6 यहां से निकल गया। अब एक का 6 दोनों में गुना होगा तो 2 संख्या बन जाएगा। 70 को कैसे तोड़े, 10 सते 70 तोड़े, 10 सते। लेकिन ये भी हमें चेक करना है कि जोड़ के 102 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 70 को हम 10 सते 70 तोड़ सकते हैं, 10 गुना 7 और 35 गुने 2 भी तोड़ सकते हैं, 1 गुने 70 भी। अभी 10 से 6 गुना होगा तो 10 6 60, यानी पहली संख्या 60। यहां होगा तो 42, यानी दूसरी संख्या 42। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर ज्ञात करें, लेकिन हमने 60 और 42 जो लाया है वो रियल में सही है कि नहीं, इसके लिए इसका योगफल 102 दिया हुआ है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि रियल में 102 है कि नहीं, तो बिल्कुल 102 है। इसका मतलब पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 42 हम लोग का सही है। तो यही पूछ रहा है कि हम लोग, यदि पूछता बड़ी संख्या तो 60, छोटी संख्या तो 42, अंतर पूछ रहा है तो 60 माइनस 42, 60 माइनस 42 हमें लगता है 18 होना चाहिए। बताइए, किसी को दिक्कत परेशानी हुआ तो बताइए। एलसीएम एससीएफ का सुपर 50 में बड़ा बेहतरीन ढंग से मैंने बताया। एलसीएम एससीएफ का सुपर 50 में भी बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था, देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और एलसीएम गुना एससीएफ होता ही है, मैंने लिख दिया। अब क्या किया कि एचसीएफ 6 है और एलसीएम एचसीएफ में एक बहुत बारीकी खासियत है कि एचसीएफ से उसका एलसीएम भी कटेगा, तो ये 442 भी 6 से कटेगा, तो 442 को 6 गुना 70 लिख सकते हैं। अब एगो 6 और एगो 6, ये आपको बड़ा छोटा संख्या निकालने में भी काम आएगा, समझ रहे हैं आप। अब इस 70 को सहभाज्य फैक्टर में ऐसा तोड़िए कि 6 से इधर 6 से इधर गुना करके जोड़े तो योगफल 102 आ जाए। तो बोले सर 10 गुना 7, 10 7 70 हम तोड़ दिए। अब एगो 6 इसमें गुना हो गया तो 60, एक 6 इसमें तो 42। देखिए दोनों का कॉमन संख्या यानी एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम निकालिए 420 हो ही जाएगा, और दोनों को जोड़े तो 102 हो गया। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन था, तो 60, छोटी संख्या 42, दोनों का अंतर पूछ रहा है 18। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं।